हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉलिडिफिकेशन रेट एंड कूलिंग रेट। इस यूनिट में जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले कि बेल्ट जोन होता है वो किस किस पैरामीटर पर डिपेंड होता है। देन पीक टेम्परेचर किस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जो हीट अफेक्टेड जोन हमें मिलता है उसकी विड्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है। उससे आगे अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिडिफिकेशन रेट। नाम से भी जैसे पता चल रहा है, सॉलिडिफिकेशन और रेट। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारा जोन होता है हीट अफेक्टेड जोन, वो फ्यूज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। और जब हम वेल्डिंग करने के बाद उसे छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई होता है, यानी कि वो मेल्ट फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आता है, फ्यूजन से सॉलिड फॉर्म में वो आ जाता है। तो उसे सॉलिडिफाई होने में कितना टाइम लगता है उसे बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन रेट। और ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ये हमारा लेटेंट हीट पर भी डिपेंड होता है, टोटल हीट कितनी वहाँ पर सप्लाई की गई इस पर डिपेंड होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पर वो डिपेंड होता है, उस मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड होता है जिसमें हमने वेल्डिंग की थी। तो डिस्कस करते हैं सॉलिडिफिकेशन रेट। द रेट एट विच वेल्ड मेटल solidify can have a profound effect on its microstructure properties and response to post weld heat treatment। सॉलिडिफिकेशन रेट पर ही डिपेंड बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि जो हमारा बेस मटेरियल है जिसके ऊपर वेल्डिंग हीटिंग सॉलिडिफाई हुआ है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे बनेंगी, और वेल्डिंग के बाद जो हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं वो कैसे किया जाएगा। तो सॉलिडिफिकेशन रेट को हम जो कैलकुलेट करते हैं वो एसटी से तो डिनोट किया जाता है। जो टाइम होता है सॉलिडिफिकेशन टाइम, उसे एसटी से डिनोट किया जाता है और इसे सेकंड की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है, इन सेकंड। इसका फॉर्मूला होता है एल एच नेट 2 पाई के रो सी टी एम माइनस टी नोट का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज हो रही हैं, पैरामीटर्स जो डिफरेंट डिफरेंट यूज हो रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं वो क्या है जो सभी टर्म यहाँ पर यूज हुए हैं। सबसे पहले यूज किया था हमने एल। एल उस मटेरियल की लेटेंट हीट है जब फ्यूजन हो रहा है और उसके बाद उसका फेस चेंज होकर सॉलिडिफाई हो रहा है, उसकी लेटेंट हीट है एल। और इस लेटेंट हीट को डिनोट करते हैं हम जूल पर mm³ से। इसकी जो यूनिट रखी जाएगी वो जूल पर mm³ में रखी जाएगी। वहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ के। के है थर्मल कंडक्टिविटी उस मटेरियल की जिसे हम वेल्ड कर रहे हैं, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी पर भी सॉलिडिफिकेशन रेट हमारा डिपेंड होता है। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट जो हम यूज करेंगे वो करेंगे जूल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन। इस यूनिट में हम इसे रखेंगे। रो डेंसिटी, सी स्पेसिफिक हीट, टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर, टी नॉट बेस टेम्परेचर ऑफ मटेरियल्स। ये पैरामीटर्स इसके अंदर आते हैं। एस टी टाइम है हमारा कि जब हमने वेल्डिंग की तब से लेके सॉलिडिफिकेशन के एंड होने तक के बीच में जो टोटल टाइम है, elapsed
फ्रॉम बिगनिंग टू एंड ऑफ सॉलिडिफिकेशन। वो टोटल टाइम को हम st से डिनोट कर सकते हैं। द सॉलिडिफिकेशन रेट which is derived from the solidification time helps determine the nature of growth mode with temperature gradient, and size of grains is, तो ये साइज ऑफ ग्रेन्स, ग्रोथ मोड क्या होगा, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने में सॉलिडिफिकेशन टाइम हमारी हेल्प करता है। उसके हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी टर्म यहाँ पढ़नी थी हमें, कूलिंग रेट। सॉलिडिफाई हो गया, अब उसे टोटल कूल होने में कितना टाइम लग रहा है। डिफरेंस समझिएगा, सॉलिडिफिकेशन क्या था, फ्यूजन से जो मेल्ट हो गया था, फ्यूज हो गया था, वहां से सॉलिड में कन्वर्ट होने में, सॉलिडिफाई होने में। अभी वो हॉट है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बट सॉलिडिफाई फॉर्म में हो गया। उस पर्टिकुलर टाइम पोजीशन तक जो टाइम लगा वो था सॉलिडिफिकेशन रेट। कूलिंग रेट क्या है कि गर्म होने के बाद प्रॉपर ठंडा होना, हॉट के बाद कूल होना। तो देखते हैं हम, द रेट ऑफ कूलिंग इन्फ्लुएंसेस कोरेसेंस और फाइननेस ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रक्चर। जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो किस तरह का होगा, ये कूलिंग रेट पर ही डिपेंड होता है कि हम कैसे कूल कर रहे हैं। अलग अलग तरीके होते हैं कूल करने के। जनरल एनवायरनमेंट में रख दिए कूलिंग के लिए, पानी में डाल दीजिए, जिसे क्विंचिंग बोलते हैं, वहाँ से भी कूल हो जाएगा। कूलिंग के लिए फैन यूज कीजिए, उससे भी कूलिंग हो जाएगा। माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं मटेरियल के, अगर हम कूलिंग चेंज कर रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन रहा है, ये कूलिंग रेट पर डिपेंड होता है। होमोजीनिटी, the distribution and form of the phases and constituents in the microstructure of both the fusion and heat affected zone for diffusion control transformation। तो कूलिंग रेट पर ये डिपेंड होता है कि जिस मटेरियल को हमने वेल्ड किया था उसकी होमोजीनिटी है या नहीं है, कैसा है, जो उसमें फेज बन रहे हैं वो किस फॉर्म के बन रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूट इन माइक्रोस्ट्रक्चर, चाहे वो हीट इफेक्टेड जोन हो, फॉर डिफ्यूजन कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन। कूलिंग रेट डिटरमाइंस विच ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कौन सा फेज विल अकर्स। कूलिंग रेट से ही डिपेंड हो रहा है क्या फेज बन रहा है, क्या हमारा माइक्रो स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर में होमोजीनिटी है, ये सारा कूलिंग रेट पर ही डिपेंड होता है। दस, विच फेज और कॉन्स्टिट्यूएंट्स विल रिजल्ट इफ द कूलिंग रेट आर टू हाई इन सर्टेन स्टेट। अगर कूलिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई है तो वो हार्ड होगी, अनटेम्पर्ड मार्टेनसाइट होगी, माइक्रोस्ट्रक्चर ये हो गया। एम्बेटल्ड द बेल्ट होगा, एड्स सस्पेक्टेबल टू एम्बेडेड बाय हाइड्रोजन। तो हाई रेट करने से हमें ये चीज़ें मिलेंगी। बाय कैलकुलेटिंग द कूलिंग रेट it is possible to decide whether undesirable microstructure are likely to result। प्रीहीट क्या होता है, टू रिड्यूस द कूलिंग रेट। प्रीहीट का मतलब है टू रिड्यूस द कूलिंग रेट। कूलिंग रेट इज प्राइमरली कैलकुलेट टू डिटरमाइन द नीड ऑफ प्रीहीट। कूलिंग रेट से हम प्रीहीट की जरूरत है या नहीं है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलिंग रेट
फॉर थिक प्लेट के लिए कूलिंग रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो मैं सिंगल पास बट वेल्ड के लिए बात कर रहा हूँ। एक ही पास में अगर हम बट वेल्ड कर रहे हैं और थिक प्लेट के लिए, तो कूलिंग रेट कैलकुलेट किया जाता है R इज इक्वल टू 2πk TC माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन एच नेट, जहाँ पर R कूलिंग रेट ये आता है केल्विन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में कितने केल्विन टेम्परेचर उसका कम हो रहा है। के थर्मल कंडक्टिविटी, मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी होगी जो जूल पर mm पर सेकंड पर केल्विन होगी। टी नॉट हमारा इनिशियल टेम्परेचर होगा, जो प्लेट है उसका इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज इन केल्विन। टी सी टेम्परेचर एट विच कूलिंग रेट इज कैलकुलेटेड, वो टेम्परेचर जहाँ से हम कूलिंग रेट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टी सी। अब अगर हम थिन प्लेट के लिए बात करते हैं, कूलिंग रेट फॉर थिन प्लेट के लिए कैलकुलेट किया जाता है 2πk रो सी एच अपॉन एच नेट टी सी माइनस टी नोट का होल क्यूब। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं कूलिंग रेट, जहाँ पर एच थिकनेस है बेस प्लेट की, रो डेंसिटी है मटेरियल की ग्राम पर mm क्यूब में, सी स्पेसिफिक हीट जूल पर ग्राम पर केल्विन के फॉर्म में, रो इंटू सी वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट, रो से अगर मल्टीप्लाई कर दिया उसमें वो हो जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्पेसिफिक हीट जूल पर mm क्यूब केल्विन। Increasing the initial temperature T naught or applying preheat decrease the cooling rate। अगर बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है, मीन्स अगर हमने उसे प्री हीट किया हुआ है, तो उसका कूलिंग रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो प्री हीट कूलिंग रेट हमारा प्री हीट पर डिपेंड होता है। रिलेटिव प्लेट थिकनेस फैक्टर, ये होता है टाउ, रिलेटिव थिकनेस प्लेट थिकनेस फैक्टर। टाउ इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर रूट ऑफ रो सी टी सी माइनस टी नॉट अपॉन एच नेट। ये टाउ का फॉर्मूला होता है प्लेट थिकनेस फैक्टर का। अगर टाउ की वैल्यू 0.75 से कम होती है, तो वो इक्वेशन यूज करते हैं हम थिन प्लेट के लिए। अगर टाउ की वैल्यू 0.75 से ज़्यादा होती है, उस इक्वेशन को हम यूज करते हैं थिक प्लेट के। तो यहाँ पर ज्योमेट्रीज दिखाई हुई है। अगर टाउ ग्रेटर देन 0.9 है तो ऐसी ज्योमेट्री आएगी। अगर टाउ की वैल्यू 0.6 से 0.9 है तो ये वैल्यू आएगी, ये शेप आएगी। और अगर टाउ की वैल्यू 0.6 से कम है तो इस तरह की शेप बनेगी हमारे हीट अफेक्टेड जोन की। तो ये आज के इस लेक्चर का कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, सॉलिडिफिकेशन रेट एंड कूलिंग रेट। सॉलिडिफाई होने में क्या टाइम लग रहा है और कूलिंग होने में क्या टाइम लग रहा है। थैंक यू ऑल।